तो बच्चों चलिए अब हम अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म देखनी होगी, जिसका नाम है डेटा। डेटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डेटा इज इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। देखिए एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं। देखिए यहां पे ये एक मैंने फिगर डाला है। इस फिगर में आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे। ये क्या है वैसे? ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयरलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज में जो मैच हुआ था उसका रिजल्ट है। यहां पे लिखा हुआ है वेस्ट इंडीज वॉन बाय 44 रन्स। अब देखिए यहां पे वेस्ट इंडीज इनिंग लिखा हुआ है और यहां पे बहुत सारे प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। इन प्लेयर के सामने लिखा हुआ है कि ये बी सी बी सी सी सी, ये सब क्या है? बोल्ड, कैच आउट, बोल्ड, कैच आउट, इस तरह से लिखा हुआ है। और यहां पे सी है, आगे बी लिखा हुआ है। बी है कि किसने बॉल करा था और किसने कैच करा है, और यहां पे आया कि नॉट आउट, और एक इस प्लेयर के आगे लिखा हुआ है कि ये रन आउट हुआ था, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बॉल जो फेंकी गई थी उसके बारे में डिटेल दे रखी है। हर प्लेयर ने कितने रन बनाए वो लिखे हुए हैं, किसने कितने चौके मारे, किसने कितने छक्के मारे, किसने कितनी बॉल खेली, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है। तो ये डिफरेंट न्यूमेरिकल डेटा है या फिर कोई फैक्ट्स हैं, इन सबका एक कलेक्शन है। तो ये क्या है? ये एक डेटा है। पर अब जिस स्टाइल से इस डेटा को कलेक्ट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, एनालाइज किया गया है और इससे कुछ इंटरप्रिटेशंस भी करे गए हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए ये मैच मैंने देखा नहीं था, आयरलैंड का मैच वैसे भी मैं नहीं देखता। आयरलैंड और वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ था, इस पूरे गेम का जो भी रिजल्ट रहा था, इस गेम में क्या क्या हुआ था, ये सब कुछ हमें इस डेटा को देख के पता लग जाता है, क्योंकि इस डेटा को प्रेजेंट ही इतने अच्छे तरीके से किया गया है। देखिए कितने साफ तरीके से लिखा हुआ है, कौन से प्लेयर ने कितने रन बनाए, उसको किसने आउट किया, उसने कितने चौके मारे, उसने कितने छक्के मारे, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद में देखिए और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है, और यहां पे बॉलिंग की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये देख के बताया जा सकता है कि पूरे मैच में शुरू से लेके आखिर तक क्या हुआ होगा, सिर्फ एक इतने से पेज को लेके। 10 घंटे को मैच को एक इतने से पेज पे अच्छे से डिटेल में लिख डाला गया है। अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं, इस रिजल्ट के बेसिस पे हम कुछ अजम्पशंस बना सकते हैं कि आने वाले मैचेस में वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच में कोई भी खेल होगा, तो जैसे क्योंकि पिछले वाले मैचेस में आयरलैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, तो उम्मीद करी जाती है कि आने वाले गेम्स में भी आयरलैंड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ऐसे कुछ अजम्पशंस बनाए जा सकते हैं, और ये अजम्पशंस हम इसलिए बना पाते हैं क्योंकि हम इससे स्टडी कर पाते हैं, एनालाइज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। तो ये देख के आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि हम अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज जो हम पढ़ने जाएंगे वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो बच्चों सपोज करें कि आपकी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, और आपकी क्लास में अचानक से एक दिन मैथ्स का टेस्ट हो गया 100 मार्क्स का। तो जो 30 स्टूडेंट्स के थे उनके डिफरेंट मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो ये उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये सब क्या है? डेटा है, ये न्यूमेरिकल डेटा है। तो अगर मैं आपके सामने ऐसे न्यूमेरिकल डेटा रख देता हूं तो आपको क्या इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। आप सोचोगे पता नहीं क्या लिख दिया इतना सब कुछ। जहां देखो वही नंबर्स ही नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इस डेटा को थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। तो इसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। कैसी टेबल? टेबल बनाएंगे जिसमें एक कॉलम होगा मार्क्स का, MARKS, क्योंकि ये मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स लिखे जाएंगे। अब इस कॉलम में हम यहाँ पे सबके मार्क्स लिखेंगे, और जो मार्क्स लिखेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे कम मार्क्स किसके हैं? उस बच्चे के इसके 10 मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10। इसके बाद 10 के बाद में कौन सा नंबर है? 20, तो यहाँ 20 लिख देते हैं। उसके बाद में कौन सा नंबर है? उसके बाद में है 36, तो यहाँ 36 लिख देते हैं। और ऐसे करते 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 हम सारे नंबर्स यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे मार्क्स अरेंज कर दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
पर ये देखिए यहाँ पे जो डेटा हमारे पास था वो तो 30 स्टूडेंट्स का था, और यहाँ पे कितने लोगों के नंबर दिख रहे हैं, कितने लोगों के मार्क्स दिख रहे हैं, थोड़े कम लोगों के दिख रहे हैं। देखिए कैलकुलेट करते हैं कितने हैं, कितने क्या है। यहाँ पे सिर्फ 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं, ये सिर्फ 13 लोगों के मार्क्स हैं, पर स्टूडेंट तो 30 थे, 13 के मार्क्स कैसे रह गए। एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ पे कई लोगों के सेम मार्क्स भी आए हैं। जैसे देखिए इस बच्चे के 36 आए, और एक और बच्चा है जिसके 36 आए, और एक और बच्चा है जिसके 36 आए। वैसे देखिए एक बच्चे के 40 मार्क्स आए, एक और बच्चा है जिसके 40 मार्क्स आए, एक और बच्चा है जिसके 40 मार्क्स आए, एक और बच्चा है जिसके 40 मार्क्स आए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम हमारी कैलकुलेशन को प्रॉपर करने के लिए, थोड़ा प्रेजेंटेशन को प्रॉपर करने के लिए यहां पे एक और कॉलम बना देते हैं। क्या कॉलम बनाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कॉलम में हम लिखेंगे कि जैसे 10 मार्क्स हैं तो वो कितने बच्चों के आए, 20 मार्क्स हैं तो वो कितने बच्चों के आए, 36 मार्क्स हैं तो वो कितने बच्चों के आए, ऐसा डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, सिर्फ 1 के आए, 20 कितनों के आए, वो भी सिर्फ 1 के आए, 36 कितनों के आए, 36 3 के आए हैं, तो यहाँ 3 लिख दिया। 40 कितने लोगों के आए, 44 लोगों के आए, तो यहाँ 4 लिख दिया। ऐसे करते 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 मैं यहाँ पे पूरी ये टेबल भर देता हूं। तो ये मैंने अपनी जो टेबल है उसमें डेटा पूरा फिल कर दिया। अब देखिए ये जो टेबल बन के आई है हमारे सामने मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, इस टेबल को देख के हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि देखिए जब क्लास में 30 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया तो आउट ऑफ 100 मिनिमम मार्क्स कितने बच्चों के आए, सिर्फ एक बच्चे के। कितने आए, 10 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने बच्चों के आए, सिर्फ एक के। कितने आए, 95। सेकेंड मैक्सिमम मतलब सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स कौन से बच्चे के आए, कितने बच्चों के आए, 3 बच्चों के आए। कितने आए, 92 मार्क्स आए, 3 बच्चों के 92 मार्क्स आए। इस तरह से मैं यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकता हूं। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि 40% या उससे ज्यादा जिसके मार्क्स आते हैं वो बच्चा पास हुआ है, उससे कम वाला फेल हुआ है। तो देखिए 40 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे हैं और 40 से ज्यादा लाने वाले सभी लोग हैं, और 40 से कम लाने वाले 3 + 1 + 1 टोटल 5 लोग हैं। मतलब 30 बच्चों की क्लास में 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हो गए, बाकी सब लोग पास हो गए। अब देखिए यहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनका अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। ये आएगा टोटल हमारे पास 30, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स के तो मार्क्स लिखे हुए हैं यहां पे, तो टोटल कितना आया, 30। तो अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी हमें डिस्कस करनी जरूरी है और करनी भी चाहिए। देखिए यहां पे 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 1। यहां पे 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 1। यहां पे 36 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 3। 40 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 4। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। 36 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। 40 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या को बोल रहे हैं हम, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी से हमें यह पता लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है गिवन सेट ऑफ डेटा में। तो ये जो हमारी टेबल बनी है वो मार्क्स की और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टेबल है, या फिर हम कह सकते हैं मार्क्स की और फ्रीक्वेंसी की टेबल है। तो इस टेबल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस टेबल से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मार्क्स, जो भी अलग अलग मार्क्स हैं वो कितने कितने बच्चों के आए हैं। तो इस टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और मोर प्रिसाइजली अगर हम इस टेबल को नाम देना चाहेंगे तो हम इससे बोलेंगे अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहां अनग्रुप्ड वर्ड क्यों जोड़ा गया है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम यहां पे एक और टाइप का डेटा देखते हैं। यहां पे मैंने 100 नंबर्स लिख रखे हैं। ये नंबर्स क्या है, देखिए ये नंबर जो है वो 100 स्कूल्स के नंबर हैं। हर स्कूल ने किसी जगह पे जाके 100 प्लांट्स को ग्रो किया और 1 महीने बाद देखा कि उनमें से कितने प्लांट्स ने सर्वाइव किया। तो जैसे फर्स्ट स्कूल है, इसके 100 प्लांट्स में से 95 प्लांट्स ने सर्वाइव किया। ये सेकंड स्कूल है,
इसके 100 प्लांट्स में से 67 प्लांट्स ने सर्वाइव किया। ये थर्ड स्कूल है, इसके 100 प्लांट्स में से 28 प्लांट्स ने सर्वाइव किया। और ऐसे करते 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 हमारे पास में टोटल 100 स्कूल्स हैं जिन्होंने प्लांट ग्रो किया था। तो अब हम इस डेटा को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं। तो इस डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी, उसका जो हमारा पहला कॉलम बनेगा, उसमें हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड, नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड। और यहां पे हम डेटा क्या लिखेंगे? हम यहां पे इन नंबर्स को लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस वाले डेटा में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखिए यहां पे जो मुझे सबसे छोटा नंबर दिख रहा है वो है 23। और यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहां सबसे बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है 98। तो 23 से स्टार्ट करते 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 हम यहां पे सारा डेटा लिख देंगे 98 तक का। पर क्योंकि ये 100 स्कूल्स का डेटा है, तो आप सोच सकते हैं कि यहां पे कितने सारे रोज बनेंगी, और इतनी बड़ी टेबल बनने के बाद में इस डेटा को एनालाइज करना कितना मुश्किल हो जाएगा। पर फिर आप कहेंगे कि इनमें से काफी सारे नंबर्स ऐसे भी तो होंगे जो रिपीट होंगे, और उसको तो हम फ्रीक्वेंसी में डाल देंगे। इसका मतलब यहां पे हमें एक और कॉलम बनाना होगा फ्रीक्वेंसी के नाम का। तो जो भी नंबर यहां पे रिपीट होंगे उन्हें हम एक ही बार लिखेंगे और उसके सामने 2 लिख देंगे या 3 लिख देंगे, या जितनी बार भी वो रिपीट हो रहा है वो लिख देंगे। पर फिर भी इतने बड़े डेटा को ऐसे रो में डिवाइड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। इसके लिए अब हम कुछ एक ट्रिक लगाएंगे, टेक्निक लगाएंगे। क्या टेक्निक लगाएंगे? यहां पे हम डेटा को थोड़ा डिफरेंट टाइप से डिवाइड करेंगे। कैसे? यहां पे हम कुछ डेटा का ग्रुप बना देंगे। जैसे एक ग्रुप बनाएंगे 20 से 29 तक का, एक ग्रुप बनाएंगे 30 से 39 तक का, एक ग्रुप बनाएंगे 40 से 49 तक का, और ऐसे करते 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 हम सारे ग्रुप्स बना देंगे। तो ये हमारा पूरा डेटा है जो डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है। अब देखिए हम यहां से कोई सा भी रैंडमली डेटा उठाएंगे तो वो इनमें से किसी भी एक ग्रुप के अंदर लाई करेगा। जैसे देखिए 23 अगर हम रखना चाहें तो देखिए 23 जो है 20 से 29 के बीच में आता है। वैसे 98 की अगर हम बात करें तो 98 90 से 99 के बीच में आता है। वैसे अगर हम 83 की बात करें तो 83 80 से 89 के बीच में आता है। तो यहां पे जितना भी डेटा लिखा हुआ है वो इन सब में से किसी न किसी एक ग्रुप के अंदर तो आएगा ही आएगा, और हर एक इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्लास या फिर क्लास इंटरवल। तो हम यहां जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो लिखते चलते हैं साथ के साथ। ये इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्लास या फिर क्लास इंटरवल। अब एक चीज और नोटिस करिए, यहां पे जो डिफरेंट क्लास हमने बना रखी है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लिखा है उस नंबर को हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और ये जो राइट हैंड साइड पे नंबर लिखा है इसे हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। तो जैसे यहां पे हम कोई सी भी क्लास लिख देते हैं, से 50 से 59 वाली क्लास है, तो इसके अंदर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है नंबर, इससे तो हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। और ये वाला जो नंबर है इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, और इसे हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। अब यहां पे एक चीज और हम देखेंगे, एक और टर्म होती है उसे हम बोलते हैं क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज। तो क्लास साइज और क्लास विड्थ क्या होती है? क्लास साइज और क्लास विड्थ होती है अपर क्लास लिमिट, यहां यूसीएल लिख रहा हूं मैं, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट प्लस 1। ये क्या है? ये है क्लास की जो साइज है, एक हमारी जो क्लास है उसकी साइज है। इसका मतलब ये जो एक क्लास है वो कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक बात और आप यहां पे ध्यान रखें कि यहां पे हमने जितनी भी क्लासेस बनाई है उन सब की क्लास साइज सेम है, सबकी क्लास विड्थ सेम है, और इन्हें सेम ही रखना होगा हमेशा। ये आपको बिल्कुल याद रख लेनी है चीज। तो ये तो हमने अभी करी कुछ टर्म्स की बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसे लिखना चालू करते हैं। तो अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं।
सबसे पहला नंबर है हमारे पास 95, तो 95 इस वाली रेंज में आ रहा है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर आया हमारे पास नेक्स्ट नंबर 67, 67 इस वाली रेंज में आ रहा है, तो इसको यहां पे हम लिख देंगे 1। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर आ रहा है 28, तो 28 को हम कहां लिखेंगे, इस वाली रेंज में आ रहा है, इसको यहां पे लिखेंगे 1। फिर आया नेक्स्ट नंबर 32, तो 32 को हम कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 65, 65 को कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, पर यहां तो ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी एक नंबर तो यहां था ही सही, एक नंबर और आ गया, तो यहां पे बन गया 2। फिर नेक्स्ट नंबर है 65 वापस से, तो यहां पे वापस 2 की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे 2 की जगह आ जाएगा यहां पे 3। फिर नेक्स्ट नंबर है 69, अब 69 भी यहां पे ही आएगा, तो यहां पे 3 को हटा के करना होगा हमें अब 4। तो अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो 100 नंबर पूरे करते करते बहुत टाइम बीत जाएगा। तो बच्चों ये तो सिर्फ 100 लोगों का डेटा है, 100 स्कूल्स का डेटा है। अगर हमें और बड़ा डेटा मिल गया और अगर हमें इस टेक्निक से फ्रीक्वेंसी को लिखने लगे तब तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक दूसरी टेक्निक का यूज करेंगे, उसे हम बोलते हैं टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स के लिए मैं को यहाँ पे एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूं नया, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा उधर सरका देता हूं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेलीमार्क्स क्या चीज है। भाई टेलीमार्क्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और आपने बचपन से पढ़ भी रखा है। देखिए टेलीमार्क्स में हम क्या करते हैं कि जैसे ये नंबर है 95, तो 95 को इधर आना था, तो यहां पे हम एक स्ट्राइक ड्रॉ कर देंगे, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये 1 नहीं है, एक छोटी सी कोई लाइन है। फिर 67 है, 67 को यहां आना था, तो यहां पे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी। 28 को यहां आना था, तो यहां पे हमने एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी। फिर जो नेक्स्ट डेटा है 32, ये यहां पे आएगा, तो यहां पे एक हमने स्ट्राइक ड्रॉ कर दिया। फिर आया 65, तो 65 में अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक और स्ट्राइक ऐसे ड्रॉ कर देंगे, पहले वाली तो है ही, एक नई और ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आया 65, तो हम एक और नई स्ट्राइक ड्रॉ कर देंगे। फिर आया 69, तो हम एक और नई स्ट्राइक ड्रॉ कर देंगे। और अगर एक और नई स्ट्राइक हमें ड्रॉ करनी पड़ी तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक थोड़ी टिल्टेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में अगर हमें एक और ड्रॉ करनी पड़ी तो हम यहाँ पे एक और नई स्ट्राइक ड्रॉ कर देंगे, फिर से एक और नई स्ट्राइक ड्रॉ कर देंगे, फिर से एक नई स्ट्राइक ड्रॉ कर देंगे। तो ये एक स्ट्राइक ऐसा अगर सिंबल बन जाता है, इसका मतलब होता है 5, और एक सिंगल स्ट्राइक को मतलब होता है 1। तो यहां पे टोटल कितना लिखा हुआ है, 5 and 3, टोटल 8। तो जैसे जैसे हमारे पास नंबर आएंगे वैसे वैसे हम स्ट्राइक ड्रॉ करते जाएंगे, और फिर लास्ट में हम इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। तो यहां पे मैं सारी स्ट्राइक ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। तो यहां पे मैंने जितनी भी स्ट्राइक्स ड्रॉ होनी थी वो कर दी। अब हम इससे फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ये पुराने डेटा हटा देते हैं। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, 1 2 3। यहां फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, 5 और 5 10 और 4 14, 5 और 5 10 और 2 12, 5 and 3 8, 15 and 3 18, 5 and 5 10, and 5 4s are 20, and 3 23, and 10 and 12। और अब इनका टोटल कितना आएगा, इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 100 टोटल। तो देखिए हमने कितनी आसानी से और बिना किसी कंफ्यूजन के इतने बड़े डेटा को, 100 डिजिट के डेटा, 100 नंबर्स के डेटा को बहुत अच्छे से एक टेबल के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब क्योंकि यहां पे जो डेटा है वो ग्रुप में है, इसलिए हम इस टेबल को बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहां पे इस पूरी चीज में हमने बहुत सारी नई नई टर्म्स देखी, जरा उन टर्म्स को एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमने टर्म पढ़ी क्लासेस या क्लास इंटरवल, वो क्या होते हैं, वो ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हम बनाते हैं उन्हें बोलते हैं। उसके बाद में कोई भी एक क्लास इंटरवल होती है, उसके अंदर एक तो होती है लोअर क्लास लिमिट, एक होती है अपर क्लास लिमिट। फिर एक टर्म होती है क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ, वो क्या होती है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट प्लस 1। फिर एक हम मार्किंग करते हैं टेली मार्किंग, वो क्या होता है, वो किस लिए यूज करा जाता है, वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए यूज करा जाता है। अब यहां पे एक और टर्म है जो हम डिस्कस करेंगे,
वो टर्म है रेंज ऑफ डेटा। रेंज ऑफ डेटा क्या होता है? रेंज ऑफ डेटा होता है हमारे गिवन डेटा में जो हाईएस्ट नंबर होता है और जो लोएस्ट नंबर होता है उसका डिफरेंस। तो यहां पे अगर हम रेंज ऑफ डेटा लिखें तो रेंज ऑफ डेटा क्या होता है? रेंज ऑफ डेटा होता है डेटा ऑफ हाईएस्ट वैल्यू माइनस डेटा ऑफ लोएस्ट वैल्यू। तो ये जो हमारा डेटा है इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 98, लोएस्ट वैल्यू क्या है? 23। तो हमारा रेंज ऑफ डेटा क्या हुआ? 98 माइनस 23। क्या हुआ? 98 माइनस 23 और ये कितना होगा? 75। तो ये तो हमने अभी ये जो डेटा था उसके लिए निकाला। जो अभी हमने इससे पहले वाला जो डेटा देखा था उसके लिए भी हम तो रेंज निकाल सकते हैं। ये वाला जो हमने डेटा था देखा था इसके लिए रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ डेटा क्या होगा? रेंज विल बी इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा क्या होगा? 95। रेंज RNGE रेंज इज इक्वल टू 95 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 85। यहां पे हमारी रेंज है 85 और इस वाले केस में जो हमारी रेंज है वो है 75। सो आई होप आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए यहां पे कोई हमें एक ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है और ये जो डेटा है वो 38 स्टूडेंट्स का डेटा है। यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहां पे उनका वेट है। अब देखिए इस टेबल को देख के हम बता सकते हैं कि 31 से 35 किलोग्राम के वेट वाले 9 बच्चे हैं क्लास में। 36 से 40 किलोग्राम तक वजन होने वाले 5 बच्चे हैं क्लास में। इस तरह से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्लास में 41 से 45 तक के वेट के सबसे ज्यादा बच्चे हैं। अब क्या हुआ कि इस क्लास में 2 नए बच्चे आए। 2 नए बच्चे आए और उनका जो वेट था वो था 35.5 किलोग्राम एंड 40.5 किलोग्राम। ये 2 बच्चे आए, क्लास में नया एडमिशन लिया, ये लोग आए, इनका वेट ये निकला। पर अब एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? अगर हम इन दोनों बच्चों को इस टेबल में कहीं एडजस्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? अब देखिए एक रेंज हमारे पास में है 31 से 35 की, ये हमारे पास में एक क्लास है। तो क्या हम इस बच्चे को इस क्लास में रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि इस वाली क्लास में तो जिन जिन बच्चों का 35 या उससे कम वेट है उन्हीं को एंट्री अलाउ है, उन्हीं को हम यहां पे लिख सकते हैं। पर इसका वेट तो 35 से ज्यादा है। तो क्या हम इस बच्चे को इस वाली इंटरवल में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहां पे तो 36 या उससे ज्यादा वेट वाले बच्चों का को ही रख सकते हैं। इट मीन्स 35.5 तो ना इस वाली क्लास में आ सकता है ना इस वाली क्लास में आ सकता है, तो बीच में कहीं फंस गया। वैसे अगर इस वाले बच्चे की बात करें तो 40.5 किलोग्राम। तो यहां पे देखिए 36 और 40 के बीच में क्या इस बच्चे को हम रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इस बच्चे का वेट तो 40 से ज्यादा है। तो क्या हम इसको इस वाली क्लास इंटरवल में रख सकते हैं? इसको हम यहां पे भी नहीं रख सकते, क्योंकि इस बच्चे का वेट तो 41 से कम है। तो अब क्या करें? अब हम इन दोनों बच्चों के पास में 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि या तो ये बच्चे अपना 0.5 किलोग्राम वेट या तो इंक्रीज कर लें या फिर वो रिड्यूस कर लें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम इस टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें। तो वेट इंक्रीज करना और वेट डिक्रीज करना तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, पर हां टेबल जरूर हम चेंज कर सकते हैं। टेबल कैसे चेंज करेंगे यह हमें समझना होगा। देखिए टेबल को चेंज करने के लिए ये जितने भी क्लास इंटरवल हमें दे रखी है इनमें से रैंडमली कोई सी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस को उठा लीजिए। ये दोनों भी उठा सकते हैं, 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 कोई सी भी 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम इन दोनों को उठा लेते हैं। 46 और 50 वाली रेंज, 51 और 55 वाली रेंज। और अब हम यहां पे लिख लेते हैं द लोअर लिमिट ऑफ 51 to 55, ये वाली जो इंटरवल है वो, और द अपर लिमिट ऑफ 46 to 50, ये वाली लिमिट है वो। तो क्या होगी लोअर लिमिट? इस वाले इंटरवल की लोअर लिमिट क्या होगी? 51। और इस वाली की अपर लिमिट क्या होगी?
50। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप कि किसी भी कॉन्सेक्यूटिव दो क्लास इंटरवल को उठाइए और उनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख लीजिए। इसके बाद में हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा कि फाइंड द डिफरेंस। ये जो दोनों लिमिट्स आई हैं इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 51 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 1। और अब हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा हाफ द डिफरेंस। जो भी डिफरेंस आता है उसको हाफ कर दीजिए। हमारा डिफरेंस आया 1, उसको यहां लिख दिया और उसको हाफ कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.5। तो ये तो हमारे 3 स्टेप्स हो गए। अब फोर्थ एंड फाइनल स्टेप इज कि इस पूरी टेबल में इस 0.5 को लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका मतलब 31 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.5 से, 36 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.5 से, 41 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.5 से, 46 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.5 से। ऐसे करते करते जितनी भी लोअर लिमिट है उन सब में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 को ऐड कर दीजिए। पहले तो हमने लोअर लिमिट में से इसको सब्ट्रैक्ट करा, उसके बाद में अपर लिमिट में इसको ऐड कर दिया। तो हमारे पास में क्या डेटा आ जाएगा, चलिए यहां पे लिखते हैं। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको पूरे को हम हटा देते हैं। तो अब ये हमारे पास में दूसरी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। तो यहां पे देखिए, अगर हम ग्रुप इंटरवल की बात करें तो वो कितनी है, ये डिफरेंट ग्रुप इंटरवल्स है हमारे पास में। अब अगर हम इसमें बात करें कि क्लास साइज क्या है या फिर क्लास विड्थ क्या है, तो वो कितनी है, अब वो इंक्रीज होके 6 हो गई है। पहले कितनी थी, पहले क्लास साइज कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है। आप कैलकुलेट करिए। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने लोअर में से 0.5 को माइनस करा और अपर में से 0.5 को ऐड कर दिया। तो टोटल हमने कितना हटाया एक पूरी क्लास में से, 0.5, और कितना ऐड किया, 0.5। तो इस तरह से हमने हर क्लास में जो अपर और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस था उसको 1 से इंक्रीज कर लिया। अब हमें कहा जाए कि 35.5 किलोग्राम वाला जो बच्चा था उसको हम इस टेबल में एडजस्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि 30.5 वेट वाला जो बच्चा है, 35.5 वेट वाला जो बच्चा है, 35.5 वेट वाला जो बच्चा है उसको इस वाली क्लास में एडजस्ट करेंगे या इस वाली क्लास में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 35.5 तो यहां पे भी और यहां पे भी है। अब क्या करें, दोनों में तो ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों में ऐड कर देंगे तो हमारे पास में जो टोटल आएगा वो 40 आना चाहिए था, क्योंकि दो बच्चों को हम ऐड कर रहे हैं, एक तो 35.5 वेट वाला और एक 40.5 वेट वाला। तो दो बच्चों को ऐड करेंगे, तो अगर इसको इन दोनों में ऐड कर देते हैं और इसको इन दोनों में ऐड कर देते हैं तो टोटल हमारे पास में 42 बच्चे हो जाएंगे। तो ये डेटा खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ कन्वेंशन तो बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, हमेशा इस टाइप के डेटा को उस वाली क्लास में डालेंगे जिसमें ये वाला डेटा लोअर लिमिट में होगा। इट मींस यहां पे। वैसे इसके साथ भी करेंगे, 40.5 को यहां पे डालेंगे, इस वाली क्लास इंटरवल में डालेंगे। इट मींस ये जो हमारे पास में 5 आ रहा है वो 5 अब हट जाएगा और ये इंक्रीज हो जाएगा 1 से और ये बन जाएगा 6। और वैसे ही जैसे यहां पे 14 आ रहा है ये यहां से हट जाएगा और यहां पे आ जाएगा 15। और यहां पे जो टोटल 38 आ रहा है ये भी हट जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 40। तो बच्चों ये जो अभी अब तक हमने बात करी वो तो हमने बात करी थी कि किस तरह से हमें रैंडमली बहुत सारा डेटा दे रखा हो उसको एडजस्ट करना, और या फिर अगर हमें किसी गिवन टेबल में कुछ नया डेटा एंटर करना हो तो वो किस स्टाइल से करा जाता है, ये हमने अब तक सीखा। तो चलिए अब तक जो हमने पढ़ा उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो यहां पे ये डेटा दे रखा है,
ये हर स्टूडेंट का जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर आगे पूछा गया है विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज स्टूडेंट्स। इस वाले पार्ट को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाने के बारे में। तो देखिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे, जो हमने 2 प्रॉब्लम देखी थी, उसके अंदर जो डेटा इस तरह से गिवन था वो हमेशा न्यूमेरिकल डेटा था। यहां पे जो डेटा है